स्वागत है एक बार फिर एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक बात और कहना है कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के वहाँ पे और भी कैटेगरी वाइज आप वीडियोस देख सकते हैं। उसमें हमने अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं जिससे आपको वीडियो देखने में और पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। होता है विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है जीव विज्ञान। वह विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो लैमार्क और ट्रेवरेक्स ने सबसे पहले किया। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु जाने जाते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस जो है वो वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जो होता है जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा में किया जाता है। पारिस्थितिकी में पारिस्थितिकी जो कि जीव विज्ञान की एक शाखा है उसमें पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीव द्रव्य से पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा जो है वो टिश्यू कल्चर कहलाती है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। आगे बढ़ते हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी जो है वो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है हॉर्टिकल्चर। सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का। जो वन के विकास का वर्णन होता है वो सिल्वीकल्चर में होता है। बीजों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी। बीजों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी में। घासों का अध्ययन किया जाता है तो घासों का जो अध्ययन है वो एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। भूमि का अध्ययन किया जाता है। भूमि का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी में। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की भाषा। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देते हैं उसको कहते हैं आनुवांशिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गिकी। फलों का अध्ययन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलों का अध्ययन जो है वो कहलाता है पोमोलॉजी। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पराग कणों का जो अध्ययन है तो कहलाता है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी जो है वो पराग कणों का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। सजावटी वृक्ष झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। कवकों का अध्ययन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवकों का अध्ययन जो है माइक्रोलॉजी में किया जाता है। बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी से। एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन जो किया जाता है वो एक्सोबायोलॉजी में किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों का। हिस्टोरिया टेरम पुस्तक के लेखक हैं थियोफ्रेटस। सिस्टम नेचर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं लिनियस। जिन पौधों पर बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं अनावृत बीज। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लिनियस। द्विनाम पद्धति के अनुसार जीवधारियों का लैटिन भाषा में के कौन कौन दो शब्द मिलाकर बना है? द्विनाम पद्धति के अनुसार
जीवधारियों का नाम लैटिन भाषा के कौन कौन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो वंश और जाति से मिलकर जीवधारियों का नाम बनता है। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो लीनियस को वर्गीकी का, किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। पुष्पी पादपों को रखा गया है फेनरोगैम्स में, पुष्पी पादपों को रखा गया है, पुष्पी पादपों को रखा गया है फेनरोगैम्स में। अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में, क्रिप्टोगैम्स में अपुष्पी पादपों को रखा गया है, अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिस्टोगैम्स में। वर्गीकरण का आधारीय इकाई है स्पीसीज, वर्गीकरण का आधारीय इकाई है स्पीसीज। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ होते हैं स्वपोषी। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ होते हैं स्वपोषी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की सर्वप्रथम खोज की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है छड़ रूपी, जीवाणुओं की जो साधारण आकृति होती है वो छड़नुमा होती है। जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलाणु, जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं वो कहलाते हैं गोलाणु। एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस, एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस। एक सर्पिल जीवाणु कहलाता है स्पाइरिलम, स्पाइरिलम, एक सर्पिल जीवाणु कहलाता है स्पाइरिलम। जीवाणुओं में किसका अभाव होता है? तो जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में। सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। आगे चलते हैं। कौन सा जीवाणु मानव के आंत में पाया जाता है? कौन सा जीवाणु मानव की आंत में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो ये है एशरीशिया कोलाई जीवाणु जो है वो मानव आंत में पाया जाता है। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम, टीबी उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है वो है माइक्रोबैक्टीरियम। किसके द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से भोजन में विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। अधिकांशतः एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से, अधिकांशतः एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिकारी जीव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं वो कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिकारी जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेह हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीकरण का अवशोषण, ऑक्सीकरण का अवशोषण। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु है एनाबीना, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु है एनाबीना। बैक्टीरिया से रोग होता है तपेदिक, टीबी जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है। जीवाणु संक्रमण के कारण रोग होता है, तो जीवाणु के कारण रोग होता है कुष्ठ रोग। ठीक है, ये सब जीवाणु से होने वाले रोग हैं। दूध खट्टा किस कारण होता है? तो दूध जो होता है खट्टा वो बैक्टीरिया के कारण होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो कौन सी ऐसी बैक्टीरिया है जो दूध को दही में जमा देती है? तो इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध को दही के रूप में जमाने का कारण होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दलहनी फसलों में जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दलहनी फसलों में जो जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वो होता है राइजोबियम। राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है और वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपरबग क्या है? तो जीवाणु विकृति जो होती है वो सुपरबग है। तेल के प्रदूषण नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपरबग जीवाणु विकृति है। विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विषाणु की सर्वप्रथम खोज की इवानोवस्की ने विषाणु की सर्वप्रथम खोज की। किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो एंजाइम्स जो होते हैं वो विषाणुओं में नहीं होते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो विषाणु से उत्पन्न होता है। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। आगे चलते हैं। किस कारण विषाणु निर्जीव माने जाते हैं? किस कारण विषाणु निर्जीव माने जाते हैं? तो क्रिस्टलाइज होने के कारण विषाणु जो होते हैं वो निर्जीव माने जाते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। टीएमवी शब्द संबंधित है, टीएमवी जो है वो विषाणुओं से संबंधित है। चेचक के लिए टीके की खोज की एडवर्ड जेनर ने, चेचक के लिए टीके की खोज की एडवर्ड जेनर ने। एड्स का कारण है वायरस, एड्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है। एड्स वायरस होता है एक सूची आरएनए में, एक सूची आरएनए एड्स वायरस होता है। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से,
एड्स जो है वो फैलता है शारीरिक संपर्क से। एचआईवी संबंधित है, एचआईवी जो है वो एड्स से संबंधित है। विषाणु में पाया जाता है, विषाणु में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। सार्स क्या है? सार्स है विषाणु जनित रोग। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। किसके संक्रमण के कारण खसरा होता है? तो विषाणु के संक्रमण के कारण खसरा होता है। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग, फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। आलू में मोजैक रोग होता है विषाणु के कारण। आलू में मोजैक रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में सहजीवी शैवाल मिलता है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में सहजीवी शैवाल मिलता है यूक्लोरेला, यूक्लोरेला। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है, समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है केल्प। समुद्री शैवालों से क्या प्राप्त होता है? केल्प। शैवाल होते हैं स्वपोषी, शैवाल क्या होते हैं? स्वपोषी। कौन सा शैवाल चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नील हरित शैवाल जो होते हैं वो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। सारगासो समुद्र का नाम किसके कारण पड़ा? तो सारगासो समुद्र का नाम जो है वो शैवालों के कारण पड़ा। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का जो लाल रंग है वो शैवालों की उपस्थिति के कारण होता है। अगर प्राप्त होता है, अगर जो होता है वो शैवालों से प्राप्त होता है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे होते हैं। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे होते हैं फंजाई। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। किस रूप में कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ संचित होते हैं? तो कवकों द्वारा जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होते हैं। सदैव सभी कवक होते हैं विविध पोषी, सदैव सभी कवक होते हैं विविध पोषी। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस। वृक्षों की छाल पर उगने वाले जो कवक होते हैं वो होते हैं कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस जो होते हैं वो गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवकों में क्लोरोफिल नहीं होता है। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है तो सैकरोमाइसीज सेरेविसी। किसके द्वारा आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है? तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। मशरूम क्या है? मशरूम जो है वो कवक है। पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम जो है वो एक कवक है। पेनिसिलिन के खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आर्गोट प्राप्त होता है तो क्लेविसेप्स से। आर्गोट जो होता है वो प्राप्त होता है क्लेविसेप्स से। ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। खाने योग्य कवक है एगैरिकस। एगैरिकस जो है वो खाने योग्य कवक है। एलएसडी प्राप्त होता है कवक से। एलएसडी जो होता है वो प्राप्त होता है कवक से। प्रथम पृथक किया गया प्रतिजैविक था पेनिसिलिन। प्रथम पृथक किया गया प्रतिजैविक था पेनिसिलिन। टिक्का का रोग होता है, टिक्का का रोग होता है मूंगफली में। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? तो वाक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन को पृथक किया। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन से विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक उत्पन्न होते हैं। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। तो ये रहे अब तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।